चलिए स्टार्ट करते हैं। एमडी केकर यूनिट नंबर 16 बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास 3 टॉपिक्स इंक्लूडेड है, 16.1, 16.2 एंड 16.3। 16.1 में हमें बायोटेक्नोलॉजी के जरिए वैक्सीन्स को प्रिपेयर करने का मेथड देखना है। 16.2 में हमें बायोटेक्नोलॉजी के जरिए डिजीज़ के डायग्नोसिस के मीन्स को देखना है, और 16.3 में हमें बायोटेक्नोलॉजी के जरिए कुछ डिजीजेस के ट्रीटमेंट को देखना है। सही है। हाँ, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वैक्सीन प्रोडक्शन यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हम किस तरह वैक्सीन की प्रोडक्शन कर सकते हैं। सही है। तो वैक्सीन की प्रोडक्शन देखने से पहले सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है? तो कल भी हमने वैक्सीन के बारे में थोड़ी सी बात की थी जब हम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की बात कर रहे थे। तो आज डिफाइन करते हैं वैक्सीन को, या फिर वैक्सीन के जरिए हम वैक्सीनेशन करते हैं, तो वैक्सीनेशन को डिफाइन करते हैं। सही। तो कल हमने वैक्सीनेशन का आइडिया लिया था, बताओ क्या होती है वैक्सीनेशन? सही, किसी वायरस की इनएक्टिव फॉर्म होती है जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंजेक्ट करते हैं, और इंजेक्ट करने के बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म उससे इम्यूनाइज हो जाता है। फिर जब वो वायरस एक्टिव फॉर्म में आता है तो हमारे पास मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स मौजूद होते हैं हमारी बॉडी में, और वो उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर देते हैं। ऐसे ही है। और कुछ और कोई डेफिनेशन देना चाहता है? नहीं? चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेफिनेशन। वैक्सीन या वैक्सीनेशन इज बायोलॉजिकल मेथड by which body is immunized against any disease। सही है। ये एक बायोलॉजिकल मेथड है, एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन को यूज करते हुए। बायोलॉजिकल प्रिपरेशन का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक प्रिपरेशन। सही है। इसको इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, बॉडी को इम्यूनाइज कर देते हैं, यानी उस बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। किसके खिलाफ? किसी भी बीमारी के खिलाफ। सही। अच्छा, ये जो हम करते हैं ये हम करते हैं वैक्सीन के जरिए। तो वैक्सीनेशन के लिए हमें चाहिए होता है एक वैक्सीन। और वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन इज द बायोलॉजिकल प्रिपरेशन which train our immune system to fight with any pathogen। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो कि ट्रेन करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, टीच करता है हमारे इम्यून सिस्टम को किस चीज के लिए? ताकि वो फाइट कर सके किसी पैथोजन से। सही है। किसी पैथोजन से फाइट कर सके। सही है। जैसा कि अभी मुकद्दस ने बताया कि वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन के जरिए वैक्सीन में एक इनएक्टिव वायरस होता है या इनएक्टिव बैक्टीरिया होता है, और उस इनएक्टिव वायरस को हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। जब उस इनएक्टिव वायरस को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो बॉडी उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद जब भी उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, उसको किल कर देती है, और किल करने के बाद उसके खिलाफ मेमोरी बी सेल्स या फिर मेमोरी टी सेल्स बना लेती है। तो अगर कभी फ्यूचर में वो वायरस एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, सही है, तो बॉडी के पास पहले से उसको किल करने के लिए मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स मौजूद होंगे, तो वो बगैर किसी हेजिटेशन के और बगैर डिले के उसको किल कर देंगे, और वो हमारी बॉडी में ना डिजीज काउज कर सकेगा, ना ही हमारी बॉडी में रेप्लिकेट कर सकेगा, डिवाइड कर सकेगा। उसको मौका ही नहीं मिलेगा, इतना टाइम ही नहीं मिलेगा। ऐसे ही है। अब ये जो वैक्सीन होती है बहुत सारे तरह की, जैसे एक वैक्सीन है उसको हम कहते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में हम क्या करते हैं? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में हम पैथोजन जो कि अलाइव होता है, या फिर वायरस जो कि अलाइव होता है, जिंदा होता है, जिंदा वायरस को इंजेक्ट करते हैं, मगर उसको वीक कर देते हैं। सही है। वीक कर देते हैं। पैथोजन अलाइव होते हैं, सही है, मगर उसको रेडिएशन के जरिए किसी और तरीके से उसको वीक कर दिया जाता है। यानी पहले वो बहुत ज्यादा एक्टिव था, बहुत तेजी से रेप्लिकेट करता और बॉडी को नुकसान पहुंचाता टॉक्सिन प्रोड्यूस करके, मगर अब हमने उसको क्या कर दिया? वीक कर दिया थोड़ा सा। तो वो अब बहुत स्लो प्रोसेस करेगा, तो इम्यून सिस्टम को मौका मिलेगा उसको मारने का, और बॉडी इतना ज्यादा इन्फेक्ट नहीं होगी इस वायरस से। सही है। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन हम किस किस डिजीज के खिलाफ देते हैं? मीजल्स के खिलाफ,
मम्स के खिलाफ, पोलियो के खिलाफ, रूबेला के खिलाफ, etc। सही, इन डिजीजेस के नाम तुम लोगों को याद रखने होंगे। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन दिया जाता है मीजल्स के खिलाफ, मम्स के खिलाफ, पोलियो के खिलाफ, रूबेला के खिलाफ। एक और याद कर लो, इन्फ्लुएंजा के खिलाफ। सही। अच्छा, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में हम क्या करते हैं, पैथोजन अलाइव होता है मगर उसको वीक कर दिया जाता है। यानी एक वैक्सीन हम लेते हैं, उस वैक्सीन में हम पैथोजन, बहुत सारे पैथोजन डाल देते हैं। मिसाल के तौर पे मीजल्स से हमें ट्रीट करना है बॉडी को, मीजल्स से हमें प्रिवेंट करना है बॉडी को, तो हम मीजल्स जो वायरस करवाते हैं उस वायरस की बहुत सारी कॉपीज एक मीडियम में हम ले लेते हैं। अब ये वायरस है जो कि मीजल करवाता है, मगर इसको किसी रेडिएशन के जरिए किसी और तरीके से इसको वीक कर देते हैं। सही, अब ये वीक हो गया, अब इसको सिरिंज के जरिए बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। जब ये वायरस बॉडी के अंदर जाता है, ये वीक वायरस है, तो ये मीजल्स करवाने के काबिल नहीं होता है और इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ आराम से क्या बना लेते हैं, एंटीबॉडीज बना लेते हैं। इम्यून सिस्टम को टाइम मिलता है इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने का। सही। और जब बॉडी इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ, अब ये बॉडी को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन ये बॉडी को इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो इम्यून सिस्टम को टाइम लगेगा। मिसाल के तौर पे एक वीक में इम्यून सिस्टम ने इसके खिलाफ क्या बना ली, एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज कौन बनाता है, हमें पता है बी सेल्स बनाते हैं। सही है, बी सेल्स ने एंटीबॉडीज बना ली और इन सारे वायरसेस को किल कर दिया। जितने भी वायरस हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए गए थे उन सबको किल कर दिया गया। अब ये जो बी सेल्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, मेमोरी बी सेल्स में। मेमोरी बी सेल्स, अब ये जो मेमोरी बी सेल्स हैं ये हमारी बॉडी में स्टोर कर ले हो जाएंगे। अब कभी भी ये वायरस, ये जो वायरस है मीजल्स का वायरस, ये वायरस कभी एक्चुअल में एक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में आएगा किसी भी तरीके से, एनवायरमेंट से या कहीं से भी, तो हमारी बॉडी में मेमोरी बी सेल्स पहले से मौजूद है इस वायरस को किल करने के लिए। तो मतलब हमें अब कभी भी मीजल्स नहीं होगा। तो यही मकसद होता है वैक्सीनेशन का कि जिस भी वायरस को इंजेक्ट किया जाता है वो वायरस, उस वायरस से हमारी बॉडी इम्यूनाइज हो जाती है। सही, हमारे इम्यून सिस्टम ट्रेन हो जाता है इस वायरस को किल करने के लिए और कभी भी एक्टिव फॉर्म में ये वायरस आता है तो उसको किल कर दिया जाता है। आगे बात समझ में। अच्छा, सेकंड फॉर्म क्या है, एक तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इम्यून सिस्टम को ट्रेन करने के लिए या हमारी बॉडी को इम्यूनाइज करने के लिए। दूसरा हम यूज कर सकते हैं किल्ड पैथोजन वैक्सीन, या फिर हम कह सकते हैं इनएक्टिव पैथोजन। इनएक्टिव कह देते हैं, इनएक्टिव पैथोजन। इनएक्टिव पैथोजन वैक्सीन में हम क्या करते हैं, इनएक्टिव पैथोजन वैक्सीन में हम जिंदा पैथोजन इंसर्ट नहीं करते हैं। जिंदा पैथोजन इंसर्ट नहीं करने का क्या मतलब है, मतलब अगेन हम क्या करते हैं, पैथोजन को लेते हैं, किसी भी पैथोजन को जो कि बीमारी काउज करता है उसको किल कर देते हैं, बॉईल करके हीट के जरिए या फिर रेडिएशन के जरिए इसको किल कर देते हैं और किल करने के बाद इसको क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। सही है, किल करने के बाद इंजेक्ट करते हैं। सही है, इसमें हम पोलियो की जो वैक्सीन होती है वो हम इनएक्टिवेटेड पैथोजन उसमें इंजेक्ट करते हैं। सही है, अब इनएक्टिवेटेड पैथोजन इंजेक्ट करने का क्या मकसद है, जब हम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन इंजेक्ट कर सकते हैं या फिर इनएक्टिव लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन इंसर्ट करने का क्या मकसद है, जब हम इनएक्टिव पैथोजन इंसर्ट कर सकते हैं। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, देखो दोनों में हम पैथोजन को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें भी हम पैथोजन को इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें भी हम पैथोजन, ये देखो ये पोलियो का पैथोजन है, ये पोलियो वायरस है। सही है, ये पोलियो वायरस है और इसको हमने क्या कर दिया, किल कर दिया। यहाँ पे पोलियो वायरस था, इसको हमने क्या किया था, इनएक्टिव नहीं किया था, इसको हमने वीक किया था। सही, यहाँ पे जो पोलियो वायरस है इसको हमने वीक कर दिया था, वीक करने के बाद बॉडी में इंजेक्ट किया, बॉडी ने कुछ वीक्स बाद एंटीबॉडीज बना ली उसके खिलाफ और मेमोरी बी सेल बना ली। अब कभी पोलियो वायरस एक्चुअल में आएगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी उसके खिलाफ क्या बना लेगी, एंटीबॉडीज इमीडिएटली बना लेगी, उसको डिवाइड करने का मौका नहीं देगी। मगर यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे अगेन हमने पैथोजन वही वाला लिया, पोलियो वायरस लिया और पोलियो वायरस को हमने किल कर दिया, वीक करने के बजाय क्या कर दिया, किल कर दिया और किल करने के बाद बॉडी में इंजेक्ट किया इसको। सही है, बॉडी में इंजेक्ट जब हम करेंगे तो एक वीक बाद बॉडी फिर से क्या कर लेगी, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेगी और ये जो एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज बनाने के जो बी सेल्स ये एंटीबॉडीज बनाए होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, मेमोरी बी सेल्स में। और जब मेमोरी बी सेल्स में वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो मेमोरी बी सेल्स कभी भी फ्यूचर में अगर दोबारा से पोलियो वायरस आता है तो पोलियो वायरस को किल कर देंगे। तो अब मुझे बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में, इनएक्टिव पैथोजन वैक्सीन में और लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में। हाँ ये तो होता है, हम क्यों दो तरह की वैक्सीन क्यों बना रहे हैं, दो तरह की वैक्सीन हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है इसमें पैथोजन बॉडी के अंदर जाके डिवाइड करता है, इसमें पैथोजन बॉडी के अंदर जाके डिवाइड करता है, डिवीजन करता है, रेप्लिकेशन करता है, जिसकी वजह से पैथोजन का नंबर क्या हो जाता है, पैथोजन का नंबर इंक्रीज हो जाता है
और जब पैथोजन का नंबर इंक्रीज हो जाता है तो ज़्यादा इन्फेक्शन होती है। ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा मेमोरी बी सेल्स बनते हैं। देखो जितने ज़्यादा पैथोजन होंगे उतने ज़्यादा बी सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, उतने ज़्यादा बी सेल्स इन्वॉल्व होंगे एंटीबॉडीज़ बनाने में, सही है। और अगर बहुत ज़्यादा पैथोजेंस होंगे तो मेमोरी बी सेल्स भी एट द एंड बहुत ज़्यादा बनेंगे। क्यों? क्योंकि अगर नंबर ऑफ पैथोजेन ज़्यादा होगा तो उसके खिलाफ ज़्यादा बी सेल्स एक्टिवेट होंगे। जब बी सेल्स ज़्यादा एक्टिवेट होंगे तो मेमोरी सेल्स भी ज़्यादा बनेंगे। और अगर नंबर ऑफ वायरस मिसाल के तौर पे कम है बहुत, तो इसको 2 ही बी सेल किल कर देंगे एंटीबॉडीज बना के, तो मतलब मेमोरी बी सेल्स भी कम बनेंगे। आई बात समझ में? तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि ये जो वायरसेस जो इस वैक्सीन के अंदर मौजूद है वो बॉडी के अंदर जाके डिवीजन करें, रेप्लिकेशन करें, उनका नंबर बढ़े। जब नंबर बढ़ेगा तो ज्यादा बी सेल्स एक्टिवेट होंगे उनके खिलाफ और ज्यादा मेमोरी बी सेल्स बनेंगे। तो फ्यूचर में कभी पोलियो वायरस अगर आता भी है बॉडी में तो बहुत सारे मेमोरी बी सेल्स होंगे उनको किल करने के लिए। आई बात समझ में? मगर इसमें नुकसान क्या है? इसमें नुकसान ये कि हमने जितने वायरस डाले, मिसाल के तौर पर अगर हमने मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल 1000 वायरसेस डालें तो हमारी बॉडी में 1000 वायरसेस ही होंगे, सही। ये डिवाइड नहीं करेंगे तो इस 1000 वायरसेस के लिए बहुत ही फ्यू बी सेल्स एक्टिवेट होंगे, और जब फ्यू बी सेल्स एक्टिवेट होंगे तो वेरी फ्यू मेमोरी बी सेल्स बनेंगे, सही। और जब मेमोरी बी सेल्स कम बनेंगे तो हो सकता है कि पोलियो वायरस कभी फ्यूचर में आए और फ्यूचर में आने के बाद वो क्या करे, वो इम्यून सिस्टम पे हावी हो जाए, मतलब वो बहुत तेजी से डिवाइड करे और जो मेमोरी बी सेल्स बॉडी में मौजूद है वो उसको मारने में कामयाब ना हो, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए हमें, जब हम इनएक्टिवेटेड पैथोजन वैक्सीन लगाते हैं तो हमें उसके लिए बूस्टर शॉट देना होता है। बूस्टर शॉट का क्या मतलब है? यानी बार बार उसको रिवाइज करवाना होता है। जिस तरह पोलियो तुम लोगों ने देखा होगा, पोलियो के जो कतरे पिलाते थे, ओरल पोलियो वैक्सीन जो देते थे, वो हर 1 महीने बाद आ जाते थे और दोबारा से पिलाते थे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता था, इनएक्टिव पैथोजन वैक्सीन होता था, सही है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन इसलिए नहीं होता था क्योंकि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन, जो हमारे पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, सही है, उनकी बॉडी में अगर लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन लगा देंगे उनकी बॉडी में तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से उनको डिजीज भी हो सकती है। क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम पहले ही बहुत ज्यादा वीक है, तो हो सकता है इस वीक पैथोजन के खिलाफ भी वो एंटीबॉडी जल्दी बनाने में कामयाब ना हो और उतने देर में ये वीक पैथोजन भी बॉडी में रेप्लिकेट करके बीमारी काउज कर दे। आ रही है बात समझ में? तो इसलिए हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बंदे में कभी भी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं वो डिजीज का उसना करते हैं। और बच्चों में भी नहीं करते हैं, जाहिर सी बात है कि बच्चों का इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो अगर बच्चों में लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन डाल दें, हो सके उनको पोलियो हो जाए तो मसला हो जाएगा। तो इसीलिए उनमें कोई रिस्क नहीं लेते, हम इनएक्टिव पैथोजन वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए उसको बार बार क्या करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, सही, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेमोरी बी सेल्स बन सके उसके खिलाफ। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके अलावा एक और वैक्सीन होती है, उसको हम कहते हैं एंटीजन कंटेनिंग वैक्सीन, एंटीजन कंटेनिंग। अब देखो, अब बेटा बात सुनो, देखो हमारे पास जो एंटीबॉडीज बन रही हैं, ये जो एंटीबॉडीज बन रही हैं इसके खिलाफ, वैक्सीन के खिलाफ, ये एंटीबॉडीज किसके खिलाफ बन रही है, पूरे पैथोजन के खिलाफ बन रही है या सिर्फ एंटीजन के खिलाफ बन रही है? एंटीजन। देखो एंटीबॉडीज हमेशा एंटीजन के खिलाफ बनती है। यहां पे मैं लिखता हूं एंटीबॉडीज आर ऑलवेज फॉर्म्ड अगेंस्ट एंटीजन। एंटीबॉडीज हमेशा किसके खिलाफ बनती हैं? एंटीजन के खिलाफ बनती है, सही है। तो अगर हम ऐसा करें कि हम पूरा वायरस डालने के बजाय, इसमें हमने पूरा वायरस डाला लाइव, इसमें हमने वायरस डाला किल करके, सही है, तो हम पूरा वायरस डालने के बजाय हम क्या डालते हैं, सिर्फ एंटीजन डालते हैं वायरस, तब भी उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी। मिसाल के तौर पर ये एक वायरस है, हेपेटाइटिस सी का वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरस है, इसके पास एक स्पेसिफिक एंटीजन है। तो अगर ये हेपेटाइटिस सी वायरस हम वीक करके डालेंगे या इनएक्टिव करके डालेंगे तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी में मौजूद बी सेल्स इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, बी सेल्स, और रिकॉग्नाइज करने के बाद इसके खिलाफ क्या बना देंगे, एंटीबॉडीज बना देंगे। अब एंटीबॉडीज किसके खिलाफ बना दें, एंटीबॉडीज किस पर अटैक करेगी, इस एंटीजन पर अटैक करेगी, ऐसे ही है। तो एंटीबॉडी बन रही है इस एंटीजन के खिलाफ। तो अगर हम ऐसा करें कि हम पूरा वायरस ना डालने के बजाय सिर्फ एंटीजन इंसर्ट कर दें तो अगेन बी सेल्स आएंगे और बी सेल्स अगेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे, ऐसे ही है ना। तो ये भी हम कर सकते हैं कि एंटीजन कंटेनिंग वैक्सीन डाल दें, यानी उसमें वायरस हो ही ना, बल्कि वायरस का सिर्फ क्या हो, एंटीजन हो। अब तुम लोगों को पता है कि ये हेपेटाइटिस सी वायरस है,
ये हेपेटाइटिस सी वायरस है, तो इसके पास जेनेटिक मटेरियल होगा, सही है, जेनेटिक मटेरियल होगा फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस एंटीजन, ताकि ये एंटीजन बना सके, सही है। एंटीजन प्रोटीन इन नेचर होता है, हम सबको पता है एंटीजन प्रोटीन का बना हुआ होता है, और प्रोटीन बनाने के लिए मैसेंजर आरएनए चाहिए होता है, और मैसेंजर आरएनए के लिए एक जेनेटिक मटेरियल चाहिए होता है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब हेपेटाइटिस सी वायरस के बाद जो जेनेटिक मटेरियल है उसके बाद इस प्रोटीन की जीन होगी, सही है। तो हम क्या करते हैं, हम हेपेटाइटिस सी वायरस का जेनेटिक मटेरियल आइसोलेट करते हैं, उसमें से इस एंटीजन बनाने वाली जीन को सेपरेट करते हैं, सही है। हम क्या करते हैं, हेपेटाइटिस सी वायरस के जेनेटिक मटेरियल को सेपरेट करते हैं, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस, उसमें से ये वाली जो जीन है ये हेपेटाइटिस सी वायरस बनाती है, सही है। तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, ये हमारे लिए जीन ऑफ इंटरेस्ट है, याद आ रहा है जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने सेपरेट कर लिया, इट इज सेपरेटेड, सही है, इसको हमने सेपरेट कर लिया, और उसके बाद इसको हम इंसर्ट कर देते हैं किसमें, बैक्टीरिया में, किसी भी इंडिविजुअल में, सही है। इसको हम वेक्टर में सबसे पहले इंसर्ट करते हैं, वेक्टर के जरिए हम कहाँ भेज देते हैं, किसी बैक्टीरिया में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, सही है। और उसके बाद बैक्टीरिया जैसे जैसे डिवाइड करता है, साथ में हमारे पास ये जीन भी डिवाइड करती है, सही है, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डिवाइड करती है, सही है। और फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डिवाइड करती है, और बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये साथ साथ क्या बनाता है, डिवाइड करने के साथ साथ ये प्रोटीन भी बनाता है, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट, याद आ रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सही है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और ये जो प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो असल में हमारा क्या है, एंटीजन है, सही है, असल में हमारा एंटीजन है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस एंटीजन को सेपरेट कर लेते हैं या प्यूरिफाई कर लेते हैं, और उसके बाद उसको इंसर्ट कर देते हैं वैक्सीन में, और फिर किसी इंसान के अंदर उसको इंजेक्ट कर देते हैं। आई बात समझ में किस तरह ये काम करते हैं, सही है, बिल्कुल। ये किस पे काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि बायोटेक्नोलॉजी की एक फील्ड है। तो एंटीजन कंटेनिंग वैक्सीन हम किस प्रोसेस के जरिए बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सही है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, जो कि अभी इस एंटीजन की जीन है, सही है। जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, उसको एक वेक्टर में लगा के बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। अब बैक्टीरिया के अंदर वो जीन चली गई, अब बैक्टीरिया कंटिन्यूअसली डिवाइड भी कर रहे हैं, और बैक्टीरिया कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी बना रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट का प्रोडक्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब वो जीन जो कि एंटीजन बनाती है। तो इस तरह हमारे पास एंटीजन बन रही है कंटिन्यूअसली, इस एंटीजन को हम प्यूरिफाई करते हैं मीडियम के अंदर से, और वैक्सीन के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। और उसके बाद ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन के अंदर, ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन के अंदर वायरस तो नहीं है, मगर वायरस के क्या है, एंटीजेंस। और जब इसको बॉडी में इंसर्ट किया जाता है तो बॉडी क्या करती है, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेती है, और जब एंटीबॉडीज बनाती है तो एंटीबॉडीज के साथ साथ मेमोरी बी सेल्स भी बना लेती है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, तो ये जो एंटीजन कंटेनिंग वैक्सीन है ये हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए बनाते हैं। और किस किस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ये एंटीजन कंटेनिंग वैक्सीन बनाते हैं, हमारी बुक में लिखा हुआ है। हम हेपेटाइटिस सी वायरस के खिलाफ बनाते हैं, हम HIV के खिलाफ बनाते हैं, हम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के खिलाफ बनाते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ, ये तुम लोगों ने नहीं सुना होगा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, सही। इनके खिलाफ जो वैक्सीन बनाते हैं हम, सॉरी HIV नहीं, सिर्फ हेपेटाइटिस सी वायरस एंड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसके अलावा और भी है, मगर बुक में 2 ही लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं 2 ही लिखा। इसके खिलाफ जो हम वैक्सीन बनाते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस, ये हम कौन सी वैक्सीन बनाते हैं, एंटीजन कंटेनिंग वैक्सीन। देखो हेपेटाइटिस सी वायरस में हम क्या करते हैं, हेपेटाइटिस सी वायरस में हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी एंटीजन बनाने की जो जीन है, इसको इंसर्ट करते हैं। इसको याद रखना MCQs के लिए। हेपेटाइटिस सी वायरस में हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंसर्ट करते हैं इनटू द ईस्ट सेल, और ईस्ट से हम प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनवाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज एंटीजन, और उस एंटीजन को वैक्सीन में यूज कर लेते हैं। जबकि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब वैक्सीन बनाने वाला जीन, सॉरी एंटीजन बनाने वाला जीन, सही है, उसको इंसर्ट करते हैं हम इंसेक्ट्स के अंदर, और इंसेक्ट से हम बनवाते हैं प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंटीजन होता है, और इस एंटीजन को किस में इंसर्ट कर देते हैं, वैक्सीन में इंसर्ट कर देते हैं। सही, आगे बात समझ। अच्छा, लास्ट वैक्सीन की टाइप है, यहां पे बताता हूं कि जगह कम हो गई है। लास्ट वैक्सीन की टाइम में मैसेंजर RNA वैक्सीन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैसेंजर RNA वैक्सीन। देखो मैसेंजर RNA वैक्सीन में हम क्या करते हैं, इधर देखो, मिसाल के तौर पे ये हम बनाते, अभी हमने कोरोना वायरस के खिलाफ भी यही वैक्सीन बनाई थी, सही है। तो इसमें हमने कोरोना वायरस की जो जीन थी, कोरोना वायरस का जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल था, उसको हमने सेपरेट किया, सही है। उसके बाद इसकी जो स्पेसिफिक जीन थी, एक स्पेसिफिक जीन जो स्पाइक प्रोटीन बनाती थी। स्पाइक प्रोटीन देखा है कोरोना वायरस का, तुम लोगों ने देखा है,
जो कोरोना वायरस है वो हमें इस तरीके का दिखता है, इस तरीके का, तुमने पिक्चर में देखा होगा तुम लोगों ने। तो ये जो ब्लैक कलर से जो प्रोटीन बनाया हो ये स्पाइक प्रोटीन है। अब स्पाइक प्रोटीन है कोरोना वायरस की, तो जरूर इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, प्रोटीन है तो इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ होगी, जेनेटिक मटेरियल में होगी, सही है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर एक जीन होगा इस स्पाइक प्रोटीन के लिए, तो वो जो जीन है, हम उस स्पाइक प्रोटीन का जो जीन है, इस स्पाइक प्रोटीन के जीन से हम बनवाते हैं मैसेंजर आरएनए, यानी ये है, दिस इज द जीन फॉर स्पाइक प्रोटीन, इससे हम बना लेते हैं मैसेंजर आरएनए, सही है। अब ये जो मैसेंजर आरएनए ये क्या करता है, ये मैसेंजर आरएनए जब कोड राइबोसोम के पास जाता है, राइबोसोम इससे एक प्रोटीन बनाता है, जो कि कौन सा प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन है, सही है। अब ये जो मैसेंजर आरएनए बनाए, इस मैसेंजर आरएनए को हम वैक्सीन के अंदर इंसर्ट करते हैं, ये वैक्सीन है जिसमें मैसेंजर आरएनए फॉर व्हाट, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पाइक प्रोटीन, सही है। अब ये जो मैसेंजर आरएनए कंटेनिंग वैक्सीन है, हम इसको इंजेक्ट कर देते हैं इनटू मसल्स में इंजेक्ट कर देते हैं, सही। तुम लोगों ने वैक्सीन लगाई होगी, आर्म में लगाते हैं वैक्सीन कोरोना वायरस की, तो मसल्स में हमने इंजेक्ट कर दिया। मसल्स में इंजेक्ट करने के बाद मसल के सेल्स के अंदर ये मैसेंजर आरएनए चले जाएगा, सही है। ये मसल का सेल है, मिसाल के तौर पे ये मसल का सेल है, इसके अंदर मैसेंजर आरएनए चला गया। जब इसके अंदर मैसेंजर आरएनए जाएगा तो मसल के सेल के अंदर राइबोसोम्स ही होंगे, राइबोसोम्स क्या बनाने लगेंगे, स्पाइक प्रोटीन, और ये स्पाइक प्रोटीन मसल सेल अपने ऊपर विजिबल कर देगा इस तरीके से। अब हमारी बॉडी के खिलाफ पास एक एंटीजन आ गया जिसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज बना सकती है। अब बी सेल्स आएंगे और बी सेल्स आगे इसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे, सही है। जब बी सेल्स इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेंगे, जिसकी वजह से हमारे कुछ मसल सेल्स डैमेज हो जाएंगे, कुछ सेल्स, सही है, मिलियंस में से कुछ सेल डैमेज हो जाएंगे। मगर उसके बाद ये जो बी सेल्स जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएंगे, ये बी सेल्स जब ये किल हो जाएंगे सारे, तो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, मेमोरी बी सेल्स में। और कभी अगर फ्यूचर में एक्चुअल कोरोना वायरस आया जिसके ऊपर ये स्पाइक प्रोटीन हुआ, तो बी सेल उसके खिलाफ भी क्या बना देंगे, एंटीबॉडीज बना देंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है, सही है। तो ये था वैक्सीनेशन, और ये हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए, सॉरी बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हम वैक्सीन की प्रोडक्शन करते हैं। एक और चीज एमसीक्यूज के लिए याद रखना कि फर्स्ट वैक्सीन जो थी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जगह कम हो गई है थोड़ी सी, जो फर्स्ट वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर, सही एमसीक्यूज के लिए याद रखना, फर्स्ट वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज बाय बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हम डिजीज की डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के जरिए डिजीज की डायग्नोसिस, यानी डिजीज का पता लगाने के लिए कि अदर बंदे को ये डिजीज है या नहीं है, पेशेंट को कोई डिजीज है या नहीं, इसकी डायग्नोसिस के लिए बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे यूजेज हैं। मगर एमडीकेट सिलेबस और हमारे बुक दोनों में दो डायग्नोसिस लिखी हुई है, वही दो डायग्नोसिस हम देखेंगे। फर्स्ट डायग्नोसिस है बाय मींस ऑफ डीएनए और आरएनए प्रोब मेथड, और सेकंड है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की तरह। पहले ये देख लेते हैं डीएनए और आरएनए प्रोब मेथड। देखो सबसे पहले प्रोब क्या होता है, प्रोब इज स्मॉल सीक्वेंस। अब किस चीज का प्रोब है हमारे पास, डीएनए आरएनए का, तो स्मॉल सीक्वेंस ऑफ डीएनए और आरएनए, इसके जरिए हम डिजीज की डायग्नोसिस करते हैं। किस तरह करते हैं इसके जरिए डिजीज की डायग्नोसिस, देखो सबसे पहले अगर किसी को, मिसाल के तौर पे मान लेते हैं किसी को एचआईवी वायरस से कोई बंदा इन्फेक्टेड है, सही है। एचआईवी का क्या मतलब है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, यानी एड्स का उस कर देगा ये बंदे को, सही है। तो किसी को एड्स डिजीज है, अब देखना ये है कि वो एचआईवी पॉजिटिव है या एचआईवी नेगेटिव है। मिसाल के तौर पे किसी को एड्स रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं किसी पेशेंट को, सही है। अब हो सकता है उसको एड्स हो और हो सकता है उसको एड्स ना हो, तो हमें अगर डायग्नोज करना है कि उसको एड्स है या नहीं, तो हमें लेबोरेटरी टेस्ट करना होगा। तो जो लेबोरेटरी टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं वो किस मेथड के जरिए करते हैं, डीएनए आरएनए प्रोब मेथड। इसको एचआईवी के एग्जांपल के रेफरेंस से समझते हैं कि किस तरह हम ये परफॉर्म करते हैं। किसी को अगर एचआईवी पॉजिटिव है, इसका मतलब एचआईवी इज प्रेजेंट इन हिज ब्लड, एचआईवी उसके ब्लड में मौजूद है, सही है। तो बिल्कुल इस पार्ट से हम देख रहे हैं कि किस तरह हम ट्रीट करें, किस तरह हम डायग्नोज करेंगे। हम क्या करेंगे, उसके ब्लड को कलेक्ट कर लेंगे, यानी वो लेबोरेटरी जाएगा, लेबोरेटरी में उसके ब्लड को कलेक्ट कर लेंगे, यही किया जाता है, सही है। फिर उसके ब्लड के अंदर जितने भी सेल्स होंगे सबका जेनेटिक मटेरियल निकाल लेंगे, सबका जेनेटिक मटेरियल निकाल लेंगे। अब हमें नजर नहीं आ रहा है जेनेटिक मटेरियल, मगर हमने सेपरेट कर लिया किसी तरीके से सब जेनेटिक मटेरियल। जैसे उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे तो अलग अलग तरह के जेनेटिक मटेरियल आ जाएंगे, सही, बहुत सारे तरह के, ये अलग अलग टाइप्स के जेनेटिक मटेरियल है जो उसके
ब्लड के अंदर मौजूद होंगे। सही है, अगर HIV होगा तो HIV का जेनेटिक मटेरियल भी आ जाएगा। सही है, उसके बाद अब ये जो जेनेटिक मटेरियल जो बने इसमें कुछ RNA भी हो सकते हैं, क्योंकि HIV के पास क्या होता है, RNA होता है। तो ये जो हमारे पास एक जो कंटेनर में हमने सारे जेनेटिक मटेरियल को अलग कर लिया, इसमें हम एक एंजाइम डाल देंगे और इस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ताकि अगर ये जेनेटिक मटेरियल का जो सॉल्यूशन है, ये जो कलेक्शन है जेनेटिक मटेरियल का, इसमें अगर कोई RNA हो, मिसाल के तौर पर अगर HIV हुआ तो RNA भी होगा, तो ये RNA किस में कन्वर्ट हो जाए, DNA में कन्वर्ट हो जाए। सही है, तो उसके बाद क्या होगा, अच्छा ये तो DNA ही है, ये तो हमारी बॉडी के अलग अलग सेल्स के DNA के सारा जेनेटिक मटेरियल हमने सेपरेट कर लिया। ये HIV का पहले RNA था, अब क्या बन गया, वो भी DNA बन गया। अब ये जो हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल निकला है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डाल देंगे PCR मशीन में। सारे जेनेटिक मटेरियल को किस में डाल देंगे, PCR मशीन। PCR मशीन में याद होगा तुम लोगों को, हम किसी DNA की बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं, तो PCR मशीन में हम क्या करेंगे, मेक मैनी कॉपीज, बहुत सारी कॉपीज बना लेंगे। सही है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उसी PCR मशीन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से सारे DNA के स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सही है, पहले तो बहुत सारी कॉपीज बन गई, आप यहाँ पे बनाता हूँ, बहुत सारी कॉपीज बन गई, बहुत सारी कॉपीज। सही, मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी, बहुत सारी कॉपीज बन गई। सही है, उसके बाद हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो उसकी वजह से इस मशीन के अंदर जितने भी डबल स्ट्रैंडेड DNA थे वो सब किस में कन्वर्ट हो गए, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट होगा। आई बात समझ में। सही है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये एक सैंपल लेंगे, ये एक सैंपल है जिसके अंदर बहुत सारे सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। अब ये कुछ हमारी बॉडी के, और अगर HIV प्रेजेंट होगा तो HIV के भी DNA होंगे, और अलग अलग बैक्टीरिया वायरस के DNA हो सकते हैं, मगर हमें सिर्फ क्या चाहिए, HIV का DNA चाहिए। सही, मतलब हमें देखना है HIV का कॉम्प्लीमेंट्री DNA यहाँ पे मौजूद है नहीं। DNA क्यों कह रहे हैं, HIV के पास तो RNA होता है, क्योंकि हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डाल के उसके RNA को DNA बना दिया। सही है, तो अब हमें देखना है कि इसके पास इस सॉल्यूशन में या इस कंटेनर में जो PCR मशीन से हमने निकाला है, इसके अंदर HIV का DNA है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम एक सीक्वेंस लेते हैं, हमें HIV का सीक्वेंस पता है, HIV के DNA का सीक्वेंस पता है कि HIV के DNA में क्या सीक्वेंस होती है नाइट्रोजन बेस की। तो हम लेबोरेटरी में एक कॉम्प्लीमेंट्री DNA प्रोड्यूस करते हैं, लेबोरेटरी में एक कॉम्प्लीमेंट्री DNA प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA होता है, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सीक्वेंस ऑफ HIV, टू द सीक्वेंस ऑफ HIV, HIV's DNA। ये HIV के DNA से कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री DNA। सही है, और इसको हम लेबल कर देते हैं, इसको हम रेडियो लेबल कर देते हैं। सही है, रेडियो लेबल कर दिया हमने। उसके बाद ये जो HIV का कॉम्प्लीमेंट्री DNA, इसको हमने इस एनवायरनमेंट में डाल दिया। अब ये लेबल्ड है, इसमें डाल दिया है। सही है, उसके बाद हम टेम्परेचर को लो करेंगे और अलाउ करेंगे कि सारे DNA अपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के साथ मिल जाए। सही है, उसके बाद होगा क्या, उसके बाद होगा ये कि अगर इस कंटेनर में कोई HIV का DNA मौजूद होगा, तो इतने सारे हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA डाले थे उसमें से किसी ना किसी के साथ कंबाइंड हो जाएगा। ऐसे ही है, क्योंकि जो हमने DNA डाला था इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू HIV's DNA। सही है, ये इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा। सही है, और बाकी सारे जो DNA मौजूद थे, जो बॉडी के DNA थे, वो भी कंबाइंड हो जाएंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सही है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ सिंगल स्टैंडर्ड बच जाएंगे, कुछ DNA सिंगल स्टैंडर्ड बच जाएंगे जिनको कंबाइंड होने के लिए कोई नहीं मिलेगा, तो हम उनको वॉश आउट करके निकाल देंगे। हम एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है, उसके जरिए हम सारे सिंगल स्टैंडर्ड DNA और सिंगल स्टैंडर्ड RNA को निकाल देते हैं यहाँ से, जो बच जाता है सिर्फ डबल स्टैंडर्ड बचता है। उसके बाद फिर हम इसको टेस्ट करते हैं कि यहाँ पे आया कि हमारे पास जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्टैंडर्ड DNA डाला था, इट इज सिंगल स्टैंडर्ड DNA डाला था, वो किसी के साथ कंबाइंड होने में कामयाब हुआ या नहीं हुआ है। सही है, अगर तो वो कंबाइंड होने में कामयाब हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि HIV का DNA उसके अंदर मौजूद था, HIV का DNA उसके अंदर मौजूद था, इसका मतलब जो ब्लड हमने कलेक्ट किया था उसके अंदर HIV वायरस मौजूद था। सही है, तो इस तरह हमने क्या किया, पता लगा लिया कि HIV पॉजिटिव है बंदा या HIV नेगेटिव है। अगर HIV का जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री DNA डाला था वो किसी DNA के साथ कंबाइंड हो गया, इसका मतलब HIV पॉजिटिव, और अगर कंबाइंड नहीं हुआ तो इसका मतलब HIV नेगेटिव। तो ये जो DNA प्रोब मेथड होता है, इसको हम यूज करते हैं, इट इज यूज इन डायग्नोसिस ऑफ HIV, हेपेटाइटिस B वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ETC। ये एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना, इन चार के नाम बुक में लिखे हुए हैं इसलिए इसको याद रखना।
इस डीएनए आरएनए प्रोब मेथड के जरिए हम क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं एचआईवी को, हेपेटाइटिस बी को, हेपेटाइटिस सी को, हेपेटाइटिस और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को। सही है। अच्छा, इसमें हम करते क्या है, इसमें हम एक रेडियो लेबल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को इस्तेमाल करते हैं। सही है। और रेडियो लेबल कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को इस्तेमाल करते हुए डिजीज की डायग्नोसिस करते हैं, और इस डिजीज की डायग्नोसिस में पीसीआर भी इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इसको पीसीआर टेस्ट भी कह रहे होते हैं हम। सही है। डीएनए आरएनए प्रोब मेथड बहुत कम लोगों को पता होता है, मगर पीसीआर टेस्ट सबको पता होता है। अब दोनों चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, डीएनए का प्रोब भी इस्तेमाल हो रहा है और पीसीआर भी इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको पीसीआर टेस्ट भी कह सकते हैं, डीएनए प्रोब मेथड भी कह सकते हैं। सही है। हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है, डीएनए प्रोब मेथड। बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है या रिपीट करूं? आगे से चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार रिपीट कर देता हूं। तो ये देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, हमें देखना है किसी के ब्लड में एचआईवी है या नहीं। तो सबसे पहले हमने उसका ब्लड कलेक्ट किया, ब्लड कलेक्ट करने के बाद उससे सारे सेल्स निकाल लिए, सारे सेल्स निकालने के बाद उस सेल्स के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल था उसको सेपरेट कर दिया। सही है। सेपरेट करने के बाद हमने उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी डाल दिया, ताकि अगर एचआईवी का आरएनए उसके अंदर मौजूद हो तो वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाए। सही है। उसके बाद वो डीएनए में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो कॉपीज है, ये जो सैंपल है बहुत कम है, तो हमने क्या किया, उसको पीसीआर मशीन में डाल दिया, उससे बहुत सारी कॉपीज बनवा ली। सही है। जब बहुत सारी कॉपी बन गई, हमने उसका टेम्परेचर हाई कर दिया पीसीआर मशीन का, तो उसकी वजह से सारे डीएनए एक दूसरे से सेपरेट हो गए और सब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का मतलब है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो गए। सारे जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए थे, सही है, सारे सिंगल स्टैंडर्ड यहाँ पे डीएनए थे, इसमें बहुत सारे हमारे बॉडी के डीएनए थे, और अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया भी मौजूद था तो उसके भी डीएनए थे। सही है। अब हमें सिर्फ इसमें क्या ढूंढना है कि एचआईवी है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लेते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है पूरा सीक्वेंस ऑफ एचआईवी डीएनए। सही है। तो अगर तो यहाँ पे एचआईवी का आरएनए मौजूद था, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डालेंगे तो वो डीएनए बन गया होगा, और ये डीएनए यहाँ पे सेपरेट हो गया होगा, और सेपरेट होने के बाद जब हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इसके अंदर डालेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हम रेडियो लेबल कर देते हैं, यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के जरिए लेबल कर देते हैं ताकि पहचाना जा सके। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो हमने डाला था वो किसी के साथ कंबाइन होने में कामयाब हो गया, इसका मतलब एचआईवी का डीएनए उसके अंदर मौजूद था और वो बंदा एचआईवी पॉजिटिव है। और अगर जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हमने डाला वो किसी के साथ कंबाइंड ही नहीं हुआ, इसका मतलब एचआईवी का डीएनए यहाँ मौजूद नहीं था। इसका मतलब जो सैंपल हमने कलेक्ट किया था उसमें एचआईवी था ही नहीं और बंदा एचआईवी नेगेटिव है। क्लियर? चलो, दूसरा तरीका है डिजीज को डायग्नोस करने का, वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अच्छा, एंटीबॉडीज तो सबको पता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज किसको बोलते हैं? नहीं पता? देखो, एक वायरस है, इसके ऊपर लगा हुआ है एंटीजन। ये क्या है? एंटीजन। सही, ये एंटीजन लगा हुआ है इस वायरस के ऊपर। सही है। अब ये जो एंटीजन है इसके बहुत सारे एपिटोप है, एपिटोप का मतलब पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं। ये देखो, ये एक पार्ट है एंटीजन का, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है। सही है। तो इस एंटीजन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, और याद रखना एंटीजन के पार्ट्स को हम कहते हैं एपिटोप। क्या कहते हैं? एपिटोप। तो जब ये हमारी बॉडी में आता है, ये जो वायरस है या ये जो बैक्टीरिया है, ये जब हमारी बॉडी में आता है तो कुछ बी सेल्स इसके इस एपिटोप के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं, कुछ बी सेल्स इसके इस एपिटोप के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं, कुछ बी सेल्स इसके इस एपिटोप के खिलाफ एंटीबॉडी बनाते हैं, और कुछ बी सेल्स इसके इस एपिटोप के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं। इसका मतलब एक ही वायरस के एंटीजन के खिलाफ डिफरेंट तरह की एंटीबॉडीज बनती हैं, जो इसके अलग अलग एंटीजन के पार्ट से कंबाइंड होती हैं। एंटीजन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सही है, जिन पार्ट्स को हम एपिटोप कहते हैं, तो अलग अलग एपिटोप से कंबाइंड होती है। आ रही है बात समझ में? तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज बनती हैं इसको हम कहते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज यानी अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज। पॉली का मतलब मैनी, क्लोन का मतलब कॉपी, यानी एंटीबॉडीज की बहुत सारी कॉपीज। आगे बात समझिए। तो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनती है वो कैसी बनती है? पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज बनाने के लिए बहुत सारे बी सेल्स चाहिए होंगे, क्योंकि एक बी सेल तो एक ही पार्ट के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा। अगर एक एंटीजन के डिफरेंट पार्ट्स के खिलाफ अलग अलग एंटीबॉडीज बनानी है तो हमें क्या चाहिए होगा? बहुत सारे बी सेल्स चाहिए होंगे। तो बहुत सारे बी सेल्स अलग अलग तरह के एंटीबॉडीज बनाते हैं, जो इनका काम ये होता है इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करना है। सही है। तो कुछ इस तरह, कोई इस तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, कोई इस तरह से कर देता है। बात एक ही है, किसी भी तरह से करो एंटीजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मिसाल के तौर पे देखो, ये दो एपिटोप है इस एंटीजन में, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये एपिटोप है, एक ये एपिटोप है। एक इम्यून सिस्टम ने, एक बी सेल ने ऐसा एंटीबॉडी बनाया इसके खिलाफ, और एक ने ऐसा बनाया। तो कोई भी इसके साथ कंबाइंड हो जाए, ये बैक्टीरिया, ये वायरस क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, किल हो जाएगा। कोई भी कंबाइंड हो जाए, ये कंबाइंड हो जाए, ये कंबाइंड हो जाए। सही है। तो कोई भी एक जगह इसके साथ कंबाइंड होगा और ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सही है। मगर इसके अलग अलग एपिटोप के खिलाफ हम अलग अलग तरह के एंटीबॉडीज बनाते हैं। आज बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? अब मोनोक्लोनल तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का क्या मतलब है?
similar type of antibodies, similar type of antibodies which are prepared in lab, which are prepared in laboratory. आर्टिफिशियली हम सिमिलर तरह के एंटीबॉडीज बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. तो याद रखना हमारी बॉडी में नेचुरली कौन से एंटीबॉडीज बनते हैं, पॉलीक्लोनल, और लेबोरेटरी में कौन से एंटीबॉडीज बनते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. यानी वो एंटीजन को आइसोलेट करता है और एंटीजन को आइसोलेट करने के बाद हम उसमें से किसी एक एपिटोप के खिलाफ, किसी एक पार्ट के खिलाफ एंटीबॉडीज बना देते हैं और उसको उससे डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ये बात समझ में आ गई. अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के जरिए हम डिजीज को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं. डिजीज को डायग्नोस इस तरह कर सकते हैं हम कि देखो हमने एक ब्लड का सैंपल लिया, उस ब्लड के सैंपल में हमें देखना है कि स्पेसिफिक एंटीजन मौजूद है या नहीं. सही है. जैसे हमें देखना है मिसाल के तौर पे टीबी का जो बैक्टीरिया है, टीबी के बैक्टीरिया, या चलो टीबी का छोड़ दो, सेफिलिस देख लेते हैं. सेफिलिस का एंटीजन मौजूद है या नहीं. सही. यानी सेफिलिस का काउजिंग एजेंट, काउजेटिव एजेंट मौजूद है या नहीं. सही. सेफिलिस का काउजेटिव एजेंट तुम लोगों को पता है कौन है, ट्रिपोनिमा पैलिडम. सही है. तो हमें देखना है ट्रिपोनिमा पैलिडम का एंटीजन उस ब्लड के अंदर मौजूद है या नहीं है. ऐसे ही है. तो हम क्या करेंगे, हमने वो ब्लड ले लिया. सही है. ब्लड लेने के बाद इसका जो सेफिलिस का जो काउजेटिव एजेंट है वो कौन है, ट्रोपोनिमा पैलिडम. हमें देखना है ट्रोपोनिमा पैलिडम है या नहीं. सही है. तो हमने उसका एंटीजन तलाश करना है. हम क्या करेंगे, ट्रोपोनिमा पैलिडम के एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेंगे. कौन से एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. कौन से एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. और ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इस ब्लड के सैंपल में डाल देंगे. मिसाल के तौर पे ये रहा ब्लड का सैंपल, ये रहा ब्लड का सैंपल, ये ब्लड है. अब हमें इसमें देखना है कि हमें ये जो ट्रिपोनिमा पैलिडम है ये है या नहीं. मिसाल के तौर पे अगर इसके अंदर होगा तो जो एंटीबॉडीज हम डालेंगे वो एंटीबॉडीज इसके जाके कंबाइंड हो जाएंगे. अगर एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो गया तो इसका मतलब क्या है, क्या एंटीजन मौजूद था. और अगर एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन नहीं हुआ इसका मतलब ट्रिपोनिमा पैलिडम बॉडी में नहीं है और वो बंदा नेगेटिव है. समझ में आ गई बात. इसी तरह हम टीबी का टेस्ट भी इसी तरह करते हैं. टीबी में हम स्प्यूटम लेते हैं, क्योंकि टीबी के पेशेंट में स्प्यूटम के अंदर ट्यूबरकुलोसिस वायरस होता है. सही है. और जो ट्यूबरकुलोसिस वायरस होता है उसको हम कैसे वो करते हैं, ये देखो मिसाल के तौर पे हमने स्प्यूटम का सैंपल लिया. अब हम क्या करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं, लेबोरेटरी में बनाते हैं ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ एंटीबॉडीज, और उसको इस स्प्यूटम के अंदर डाल देते हैं. अगर इस स्प्यूटम के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो गया इसका मतलब ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया अंदर मौजूद था, और अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया अंदर मौजूद नहीं था. बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया. ये हमारे पास दूसरा टॉपिक भी हो गया. थर्ड टॉपिक काफी छोटा टॉपिक है, उसको भी देख लेते हैं साथ साथ. यहाँ पे थर्ड टॉपिक है ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं हम डिजीज की बायोटेक्नोलॉजी के जरिए. तो ये मैंने तुम लोगों को बताया भी है पहले, ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं. देखो हम स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनवाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के जरिए. बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हम क्या बनवाते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स, जैसे इंसुलिन, जैसे ग्रोथ हार्मोन. याद है ना किस तरह बनाते हैं, बताओ किस तरह बनाते हैं. किसे, हाँ मैसेंजर आरएनए चेक नहीं कराते हैं, इकोलाइवेटिव पूरा डीएनए, पूरा जीन इंसर्ट कराते हैं, जीन ऑफ इंसर्ट. क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सही है. उसके जरिए हम इंसुलिन बनाते हैं, ग्रोथ हार्मोन बनाते हैं. सही है. और क्या बनाते हैं, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाते हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसको डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाते हैं. सही है. ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाते हैं हम. इसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये साइन है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की, एब्रीविएशन है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. तो उसके जरिए हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाते हैं. और जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं ये क्या करती हैं, ये डायग्नोस तो करती हैं मगर ये बैक्टीरिया को किल करने के भी काबिल है. तो इसके जरिए हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी में, जिसके जरिए बनी बनाई एंटीबॉडीज आ जाती हैं हमारे पास जो कि बैक्टीरिया वायरस को किल कर सकती हैं. सही है. इसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के जरिए हम टेटनस को भी किल करते हैं. सही है. टेटनस के खिलाफ हम क्या लगाते थे, कल ही बताया था तुम लोगों को, क्या लगाते हैं, एंटीसीरा लगाते हैं. सही. तो वो जो एंटीसीरा होती है उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है. ठीक है. इसके अलावा हम जीन थेरेपी के जरिए ट्रीट कर सकते हैं. जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, जीन थेरेपी में हम किसी वेक्टर के जरिए, जैसे मिसाल के तौर पे कोई जीन खराब है, कोई जीन डिफेक्टेड है. सही है. तो वो जो इफेक्टिव जीन होगी, जो मतलब मिसाल के तौर पे मान लेते हैं कोई जेनेटिक डिसऑर्डर. कौन सी है जेनेटिक डिसऑर्डर, कुछ पता है तुम लोगों को, किसी जेनेटिक डिसऑर्डर का नाम, बहुत सारे पढ़े हैं हमने. ड्यूकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, याद है ना. मिसाल के तौर पे पेशेंट है ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, तो मतलब इसके जीन में मसला है.
तो जो जीन डिफेक्टेड होगी उसके बदले एक अच्छी जीन होगी, सही है। तो हम क्या करते हैं, वो जो सही जीन होती है, सही है, उसको किसी वायरस के जरिए बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, सही है। वायरस हमें पता है किस तरह काम करता है, कल भी हमने देखा था कि वायरस क्या करते हैं, ह्यूमन के डीएनए में अपना डीएनए इंजेक्ट करवा देता है और प्रो वायरस बना देता है, सही है। तो वायरस के अंदर अगर हमने जीन को इंजेक्ट कर दिया, वो जीन जो कि ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से प्रिवेंट कर सकती है बंदे को, तो वो जीन वायरस क्या करेगा, मसल्स के अंदर, इन मसल्स के सेल के अंदर वो जीन लगा देगा, सही है। वो जीन जैसे ही मसल के सेल में लगेगी और बंदा क्या होना शुरू हो जाएगा, सही होना शुरू हो जाएगा। तो इसके जरिए हम बहुत सारे जीन थेरेपी के जरिए बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर को खत्म कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल तो डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऊपर ही लिखी हुई है, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसको भी ट्रीट करते हैं, ये लंग्स का डिसऑर्डर है,